हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ डॉटर अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। तो सबसे पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हिंदूज की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है कि ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन कैसे ये पास ऑन होता है। तो ये एक्ट बेसिकली 1956 में आया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी। ये बेसिकली लड़कों को जो प्रॉपर्टी पास होती है अपने फादर से, उसके बारे में बात करता था। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ 2005 में, तो बेटियों को भी कुछ बहुत सारे अधिकार मिले। तो मैं उन अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात करूंगी। तो मैरिड लड़कियों के लिए क्या प्रोविजन है, अनमैरिड के लिए क्या प्रोविजन है, इन चीजों के बारे में बात करूंगी। और मैंने ये स्लाइड शो इसलिए बनाया है कि आप बाद में भी इसे रेफर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पढ़ने से ज्यादा आसान सुनना लगता है, इसलिए मैंने इसका एक जीस्ट बना दिया है। तो मैं ये आपको सारी जीस्ट में बताती चलूंगी कि क्या क्या बातें हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था। ये हिंदूज के प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है कि ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से सन को प्रॉपर्टीज कैसे पास ऑन होती है। तो जो मेन एक्ट था वो 1956 में आया था। अब आता है तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है फेरबदल। जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं, कुछ बदलाव, कुछ घटाव, कुछ भी जो किया गया है उसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो जो मेन एक्ट था 1956 वाला, उसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंजेस किए गए 2005 में, जो कि इसलिए किया गया ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी थी पहले, हिंदू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हुआ करती थी, वो सीधे एक ग्रैंडफादर से फादर, फादर से सन, यानी कि उनके सारे मेल ईयर को पास होता था। फीमेल्स को कुछ भी नहीं मिलता था, उनके मैटरनल प्रॉपर्टी थी। तो लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से अब जो है एक डॉटर को भी प्रॉपर्टी पास ऑन होगी, उतनी प्रॉपर्टी जितने की एक बेटे को मिलती है। यानी कि अगर एक इंसान को एक बेटा और एक बेटी है, तो बेटा और बेटी को एक बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी अपने फादर की प्रॉपर्टी से। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया, जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई। तो ये सारी चीजें हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में है। अब हम बात करेंगे कि ये एक्ट किन पे अप्लाई होता है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये हिंदूज पे अप्लाई होता है और इसके साथ साथ कुछ और समुदायों पे भी ये अप्लाई होता है, जैसे कि सिख, जैन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज पे भी अप्लाई होता है। कोपैशनरी, कोपैशनरी का मतलब होता है, कोपैशनरी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि हर वो इंसान जो एक प्रॉपर्टी का भागीदार है, वो उस प्रॉपर्टी का कोपैशनर है। तो अब एक वुमेन भी है, वो अपने हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की कोपैशनर होगी, एक बेटे की तरह। बेटे और बेटी दोनों ही हिंदू ज्वाइंट फैमिली की कोपैशनर कहलाएंगी। ये जो राइट है हिंदू वुमेन को, अब उसकी प्रॉपर्टी पे फुल राइट मिलेगा। इंटरस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान एक विल लिखता है कि उसके मृत्यु के बाद जो है ये प्रॉपर्टी इस इंसान को मिलेगी, तो वो तो फिर वैसे ही रेगुलेट होगी। उस इंसान के देहांत के बाद वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी जिसके नाम उसने वो वसीयत लिख दी है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई भी वसीयत लिख के नहीं जाता है, तो ऑटोमेटिकली बाय बर्थ वो प्रॉपर्टी उसके बच्चे को पास ऑन हो जाती है, जैसे कि उसके बेटे को पास ऑन हो जाती है, फिर उसके बेटे को पास ऑन हो जाती है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि अब एक हिंदू वुमेन भी उस प्रॉपर्टी की कोपैशनर है। तो अब जब वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली उसके फादर से उसको मिलेगी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके बच्चों को पास ऑन होगी। इसका मतलब होता है इंटरस्टेट प्रॉपर्टी। तो अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी? अमेंडमेंट की बहुत जरूरत थी, क्योंकि इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होती है, विमेन एम्पावरमेंट होता है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है। इससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है, उनके पास एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को वो बेच सकते हैं या उस पर अपनी कुछ बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। तो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली उनकी वैल्यू बढ़ती है। शादी से पहले हमेशा यही कहा जाता था कि शादी के पहले तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं थी। मदर फादर के घर में पेरेंट पैटर्नल प्रॉपर्टी में लड़कियों को कुछ भी नहीं मिलता था। तो उन्हें हमेशा ये समझाया जाता था कि जो भी है तुम्हारा, तुम्हारे हस्बैंड की ही करते हैं। तो अगर कभी बाद में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड घर से बाहर निकाल देते हैं उस औरतों को, या फिर इन लॉज घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं लड़कियों को, तो उन्हें वापस अपने माता पिता के घर आना पड़ता था और वहां भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती थी उन लोगों की, ना यहाँ की ना वहाँ की, उस तरह की स्थिति। तो अब जबकि लड़की के पास अपना एक प्रॉपर्टी होगा, तो उसे एक स्ट्रेंथ भी मिलेगा। फीमेल फेटिसाइड खत्म होगा, लड़कियों को लाइबिलिटी की तरह से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास भी अपनी प्रॉपर्टी है, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है।
वो भी अपने चिल्ड्रन को कुछ पास ऑन कर सकती हैं। तो ये बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट की बात है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात। अमेंडमेंट से पहले ये एक्ट फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता था, लड़कियों के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता था। कैसे कि आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, सन को वो प्रॉपर्टी पास ऑन हो रही है, जो डॉटर है उनको पास नहीं हो रही है, तो इक्वालिटी कहाँ है, इक्वल प्रोटेक्शन कहाँ है लॉ का। तो ये एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस आर्टिकल को कंसीडर करते हुए ये एक प्रोविजन बनाया गया कि जो भी समाज के पिछड़े हुए दर्जे, जैसे दर्जे के जो लोग हैं, जैसे कि विमेन और चिल्ड्रन, जो जिन्होंने बहुत ऑपरेशन झेला है एक लंबे समय तक, उन्हें हमेशा से दबा के रखा गया, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, जिसके तहत कि ये प्रोविजन आया कि जो है प्रॉपर्टी अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मिलेगी उनके एंसेस्ट्रल पैटर्नल प्रॉपर्टी में। फिर आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये एक बहुत ही वास्ट आर्टिकल है, इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पर डाला है, जैसे राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, बहुत सारे हैं, इसमें कुछ कुछ नहीं भी है, जैसे राइट टू स्लीप है, राइट टू इन्वायरमेंट है, बहुत सारी चीजें। तो आप इससे अगर कोरिलेट करके देखें तो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये कुछ चीजें आप देखेंगे, इन चीजों का भी वायलेशन होता है अगर लड़कियों को उनके घर से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो। ये एक्ट जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे सपोज ये जो मैंने तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई, एक क्रिमिनल है, ये एक चोर है, तो सपोज करो कि 2 साल पहले एक चोर को चोरी की सजा 5 साल की होती थी। अब 2 साल बाद एक नया कानून आता है जिसके तहत कि चोरी की सजा अब 10 साल है, तो आप पीछे नहीं जा सकते। अब जो ये चोर है, इसने अगर 2 साल पहले चोरी की है तो आप इसे 10 साल की सजा नहीं दे सकते, आप इसे 5 साल की ही सजा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब आज के दिन जो लॉ बनता है, जो एक्ट पास होता है, ये आज से आगे की तरफ ही जाए, पीछे की तरफ ये अप्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी कि ये पहले भी, यानी कि ये अगर 9 सितंबर 2005 से लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि उस दिन या उस दिन के बाद जिन लड़कियों का जन्म हुआ है ये सिर्फ उस पे अप्लाई होता है, ये इसके पहले भी अप्लाई होता है। यानी कि 9 सितंबर 2005 से भी पहले अगर किसी लड़की का जन्म होता है तो बाद में ये प्रॉपर्टी उसे भी मिलेगी। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव का ये मतलब है। बस शर्त यही है कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता का भी जीवित होना जरूरी है। अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 से पहले गुजर जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी उसे सन की तरह नहीं मिलेगी, बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन 9 सितंबर 2005 से पहले जो भी लड़कियों का जन्म हुआ है और अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही उसे प्रॉपर्टी पास ऑन होगी जैसे उस इंसान के किसी बेटे को पास ऑन होगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का ये मतलब। ऐसा ही एक केस लॉ है जो सवारी फैमिली से रिलेट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है, जो 2 बहनें होती हैं, वो लोग क्लेम करती हैं अपने लेट फादर के प्रॉपर्टी में से हिस्सा क्लेम करना चाहती है, लेकिन उनके जो भाई होते हैं वो उन्हें वो शेयर नहीं देना चाहते। तो इससे क्या होता है कि ये लोग 2002 में कोर्ट में केस करते हैं अपने प्रॉपर्टी का शेयर लेने के लिए। तो ट्रायल कोर्ट जो कि है इनके भाई के फेवर में जजमेंट देता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, सिंस ये लोग इस एक्ट से पहले इन लोगों का जन्म हुआ था तो ये इन पे लागू नहीं होगा, इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि तक
कि whether the appellant's daughter of Savardi could be denied their share on the ground that they were bought prior to the enactment of the act and therefore cannot be treated as co-parsoners। तो क्या ये सही है कि अगर इस एक्ट के इनैक्ट होने से पहले इन लड़कियों का जन्म हो गया है तो क्या इन्हें इनके प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा? क्या ये फेयर है? क्या ये इम्पार्शियल नहीं है? दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि whether with the passing of Hindu Succession Amendment Act 2005 the appellants would become co-partners by birth in their own right in the same manner as the son and would therefore be entitled to equal share as that of a son। तो क्या ये राइट उनको बर्थ से मिलता है? जैसे कि एक पिता के घर में एक बेटा जन्म लेता है तो सिर्फ जन्म लेने मात्र से ही ये प्रॉपर्टी उस सन को पास हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ा, उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा कि हाँ ठीक है, बिल नहीं देना पड़ा कि हाँ मैं इसे पास करूंगा या ऐसा कुछ, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। तो बाय बर्थ क्या ये ऑटोमेटिकली वुमेन को भी पास होता है? ये प्रॉपर्टी वुमेन को भी पास होती है? तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या कहना चाहते हैं? तो अगर इस बेसिस पे हम चलेंगे तो ये इस तरह से होगा कि 2005 के बाद जिन लोगों का जन्म हो रहा है, क्योंकि लॉ 2005 में आया है, तो सितंबर 2005 के बाद जिन लोगों का जन्म हो रहा है उसके बाद बाय बर्थ ये प्रॉपर्टी बेटियों को पास ऑन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्ट जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। तो 2005 से पहले भी जिन लड़कियों का जन्म हुआ है उनको इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को साइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं यहाँ ये पूरा पढ़कर आपको नहीं बताऊंगी, मैं जो इसका जिस्ट है वो आपको बताती हूँ। This amendment now confers upon the daughter of the co-partner as well as the status of the co-partner in their own right in the same manner as the son and gives same rights and liabilities in the co-partner properties। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया, जो चेंजेस किए गए, इसके अगर इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा? तो अगर बर्थ राइट तो है ही, लेकिन जो लोग 2005 से जिन लड़कियों का जन्म हुआ है उन्हें भी ये प्रॉपर्टी मिलेगी। और इसलिए ये जो लाइन आपकी है कि co-partner as the status of the co-partner in an own right at same manner as the son and give same rights and liabilities as the co-partner property। तो डॉटर को भी जो है बिल्कुल बेटों की तरह सेम राइट्स और लाइबिलिटीज मिलेगी एक प्रॉपर्टी में, एक हिंदू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। हम जानते हैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज हमेशा एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपको किसी चीज का राइट मिल रहा है तो आपको लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो भी होता है, एक जो ड्यूटीज होती है वो मोस्टली बेटे के को ही मिलती है कि ये ड्यूटी है आपकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। लेकिन अगर अब ये राइट, ये प्रॉपर्टी राइट्स बेटियों को मिल गई हैं तो ये लाइबिलिटीज और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके ऊपर है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखें, उनको पूरा करें। लीगल राइट्स ऑफ अ मैरिड वुमेन। तो लीगल, क्या शादी के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है आपके फादर के घर में, क्या वो चेंज हो जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी से पहले भी आपकी प्रॉपर्टी में जो राइट था वही शादी के बाद भी है। तो पहले क्या होता था कि शादी से पहले लड़कियों को ये कहा जाता था कि शादी के बाद तुम्हारे पति के ही घर में तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारे पति का ही प्रॉपर्टी तुम्हारा है, उधर ही जो चीज है वही तुम्हारी है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पैटर्नल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी से पहले आपको प्रॉपर्टी वैसी ही मिलती है, शादी के बाद भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी अभी भी आपकी है। जैसे आपके भाई को, यानी कि जैसे किसी इंसान के सन को प्रॉपर्टी मिली, वैसे ही आपको भी मिली है। शादी के बाद इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शादी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी आपकी भी उतनी ही है। लास्ट में फिर से वही बात है, राइट, ड्यूटीज, डिसेबिलिटीज, लायबिलिटीज। तो जहाँ पे भी कोई राइट होता है वहाँ पे हमेशा ही से ड्यूटीज भी एसोसिएटेड होती है। तो अगर कोई राइट आपको मिल रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको इसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या प्रॉपर्टी आपको भी पास ऑन होगी, तो उसके साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी आती है। जैसे पहले प्रॉपर्टी सिर्फ सन को पास होती थी तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें या प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखें, जो भी चीजें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी एसोसिएटेड है। तो जब लड़कियों को ये चीजें मिल रही है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे देख रेख करना है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे देख रेख करना है, जो भी चीजें हैं।
बस यही है। तो यही था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इस चैनल को देखते रहें क्योंकि इसमें मैं और भी बहुत सारी जानकारियां देती रहूंगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें और अपना ज्ञान बस ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।